नमस्कार। बिहार की राजनीति में जो हुआ है वो सच में सोचने वाली बात है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 10वीं बार मतलब ये कोई आम चुनावी जीत नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। और आंकड़े भी देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 243 में से 202 सीटों का एक तरह से प्रचंड बहुमत मिला है। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि हर राजनीतिक मौसम में, हर गठबंधन में वो हमेशा जरूरी बने रहते हैं। उनकी इस अजेयता का मतलब, इसका राज क्या है? तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स और नव भारत टाइम्स में जो छपा है उसे खंगाला है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस पूरी जीत के पीछे की असली कहानी क्या है। शुरुआत करते हैं पटना के गांधी मैदान से। वो जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, मतलब एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद थे। तो ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, है ना? ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन असली शक्ति तो आंकड़ों में है। 202 सीटों में से बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85। ये जनादेश तो बहुत बड़ा है। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जीत सिर्फ सुशासन बाबू के ब्रांड की है? देखिए, ये सवाल अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। बेशक सुशासन बाबू का जो ब्रांड है वो उनकी राजनीति का केंद्र है, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार ने सालों की मेहनत से अपनी एक ऐसी छवि बनाई है जो शासन और स्थिरता का दूसरा नाम बन गई है। बिहार के लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि उनके राज में मतलब कम से कम अराजकता नहीं होगी। लेकिन बात इससे कहीं गहरी है। जैसा कि नव भारत टाइम्स का एक विश्लेषण कहता है, ये जीत सिर्फ मुफ्त की योजनाओं या वो जो रेवड़ी कल्चर की बात होती है उसकी वजह से नहीं है। इसके मूल में एक ठोस विकास का मॉडल है, और ये ऐसा विकास है जिसे जमीन पर महसूस किया गया है। याद कीजिए बिहार का वो दौर जिसे कई लोग लालटेन युग भी कहते थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2005 के मुकाबले आज बिहार के 90% से ज्यादा गांवों में 20 घंटे से ऊपर बिजली रहती है, सड़कें बनी हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लोगों की जिंदगी में आया एक बड़ा बदलाव है, और इसे वो वोट देते समय याद रखते हैं। लेकिन क्या ये विकास का कवच हमेशा काम करेगा? मतलब आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो तो रोजगार, बेहतर शिक्षा, पलायन जैसे मुद्दों पर ज्यादा बात करती है। तो क्या सिर्फ सड़क बिजली की बात 2025 में भी उतनी ही मायने रखती है जितनी 10-15 साल पहले रखती थी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने विकास के मॉडल को कल्याणकारी योजनाओं के साथ बहुत बहुत चतुराई से जोड़ा है। हाँ। जैसे वो लड़कियों के लिए साइकिल योजना की। हाँ, वो तो बहुत मशहूर हुई थी। बिल्कुल, जिससे स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ी, या फिर पंचायतों में महिलाओं और अति पिछड़ों को आरक्षण देना। ये ऐसी नीतियां हैं जो सिर्फ वोट नहीं लाती, बल्कि एक भावनात्मक रिश्ता बनाती हैं। तो ये विकास और कल्याण का जो मिश्रण है ना, यही उनका राजनीतिक कवच है। जब विपक्ष उन्हें रोजगार के मुद्दे पर घेरता है तो उनके समर्थक महिला सुरक्षा या गांव की पक्की सड़क की बात करने लगते हैं। सुशासन की बात तो समझ में आती है, लेकिन राजनीति सिर्फ अच्छे काम से तो नहीं चलती। उनके जो विरोधी हैं वो अक्सर कहते हैं कि वो पलटू राम है, कि वो किसी के सगे नहीं हैं। उनका बार बार गठबंधन बदलना, कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन। जनवरी 2024 में ही तो उन्होंने इंडिया ब्लॉक छोड़ा और एनडीए में वापस आ गए। तो ये जो बार बार पाला बदलना है, इसके पीछे की असली रणनीति क्या है? देखिए, जिसे विपक्ष पलटूराम कहकर उनकी आलोचना करता है, वही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है। वो एक शानदार क्राइसिस नेविगेटर हैं। मतलब संकटमोचक। हाँ बिल्कुल, संकटमोचक। वो जानते हैं कि बिहार की राजनीति की धुरी कैसे बने रहना है। जब उन्हें लगता है कि एक गठबंधन में उनका कद घट रहा है या उनकी शर्तें नहीं मानी जा रही हैं, तो वो दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। लेकिन हर बार वो ये पक्का करते हैं कि सरकार की चाबी उनके ही पास रहे। जरूरी, या फिर ये कहें कि एक राजनीतिक मजबूरी। शायद कोई भी पक्ष उन्हें अपने साथ रखना भी चाहता है और उनसे डरता भी है। बिल्कुल सही। उनकी यही क्षमता उन्हें हर गठबंधन के लिए जरूरी बना देती है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प रणनीति है जिस पर कम लोगों का ध्यान जाता है। वो खुद कभी सीधे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते। वो हमेशा विधान परिषद मतलब एमएलसी के सदस्य बने रहते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की रणनीति है। मतलब जब बाकी नेता अपने अपने क्षेत्र में रैलियां करने और अपनी सीट बचाने में उलझे रहते हैं, तब नीतीश कुमार पूरे बिहार के शतरंज की बिसात पर ध्यान दे सकते हैं।
मतलब वो खिलाड़ी भी हैं और खेल के संचालक भी। एकदम, ये एक बहुत सोची समझी चाल है। इससे वे चुनाव में सीधे हार के जोखिम और जो सत्ता विरोधी लहर होती है उसके व्यक्तिगत असर से बच जाते हैं। उनकी छवि एक मुख्यमंत्री और प्रशासक की बनी रहती है, ना कि सिर्फ एक चुनावी उम्मीदवार की जो अपनी सीट के लिए लड़ रहा हो। ये राजनीतिक चतुराई तो ठीक है, लेकिन ऐसी रणनीतियां बिना जमीनी समर्थन के तो काम नहीं करती। तो असल में इनका वोट आता कहाँ से है? वो कौन लोग हैं जो इस ब्रांड पर लगातार भरोसा करते हैं? उनका जो वोट बैंक है वो एक बहुत मजबूत सामाजिक समीकरण पर खड़ा है। इसमें 3 मुख्य स्तंभ हैं: अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसीज, महादलित और महिलाएं। इन समुदायों को उन्होंने हमेशा अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। और ये जो ईबीसीज और महादलित वाला समीकरण है, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये तो एक तरह से नीतीश कुमार का ही बनाया हुआ राजनीतिक वर्ग है ना? उन्होंने पिछड़ी जातियों के अंदर भी जो सबसे पिछड़े थे उन्हें एक पहचान दी और सीधे योजनाओं से जोड़ा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। आपने सही कहा। उन्होंने ओबीसी राजनीति के अंदर ही एक नई लकीर खींच दी। जहां लालू प्रसाद यादव की राजनीति MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर टिकी थी, वहीं नीतीश ने गैर यादव पिछड़ी जातियों और दलितों में भी जो सबसे वंचित थे यानी महादलित, उन्हें एक अलग पहचान दी। उनके लिए महादलित आयोग बनाया, उन्हें विशेष सहूलियतें दी। अच्छा। इसी तरह ईबीसीज को पंचायतों में आरक्षण दिया। इन कदमों ने एक ऐसा वफादार वोट बैंक तैयार किया जो मानता है कि नीतीश कुमार ने ही उन्हें असली आवाज और सम्मान दिया है। तो ये एक ऐसा सामाजिक किला है जिसे तोड़ना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल रहा है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक और शपथ ग्रहण नहीं है, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है। इसका असली मतलब क्या है एनडीए के लिए और खुद जेडीयू के लिए, जिसकी सीटें तो इस बार बीजेपी से भी कम आई हैं? इसके बहुत गहरे मायने हैं। देखिए, ये नीतीश कुमार की राजनीतिक अनुकूलन क्षमता का और उनकी असाधारण जीवटता का प्रतीक है। उन्होंने सरकारें बदलते देखी हैं, गठबंधन टूटते बनते देखे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति का केंद्र हमेशा वही रहे हैं। एनडीए के लिए इसका मतलब है बिहार जैसे इतने जटिल राज्य में एक स्थिर सरकार और एक भरोसेमंद चेहरा। नीतीश कुमार की मौजूदगी बीजेपी को राज्य में जातिगत समीकरणों को साधने में मदद करती है, जो वो अकेले शायद उतनी आसानी से न कर पाती। और जेडीयू के लिए कम सीटें होने के बावजूद मुख्यमंत्री का पद मिलना, ये तो साफ तौर पर नीतीश कुमार के ब्रांड की ही ताकत है। बिल्कुल, जेडीयू की सबसे बड़ी और शायद एकमात्र पूंजी नीतीश कुमार का चेहरा है। यही चेहरा उन्हें गठबंधन में मोल भाव करने की शक्ति देता है। बीजेपी भी जानती है कि बिहार में बिना नीतीश की सरकार चलाना कितना मुश्किल हो सकता है। और विपक्ष का क्या? आरजेडी और महागठबंधन को सिर्फ 35 के आसपास सीटें मिली। उनके लिए कितनी बड़ी हार है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। ये एक संकेत है कि उन्हें अपनी पूरी रणनीति पर नए सिरे से सोचना होगा। वो अब तक नीतीश कुमार के सुशासन प्लस सामाजिक समीकरण वाले मॉडल का कोई असरदार तोड़ नहीं खोज पाए हैं। तेजस्वी यादव ने रोजगार का मुद्दा उठाया, लेकिन वो नीतीश के विकास और कल्याण के कवच को भेद नहीं पाए। ये तो हुई बिहार की बात, लेकिन दिल्ली में बैठे लोग इस जीत को कैसे देख रहे होंगे? क्या इसका असर 2029 की तैयारियों पर भी पड़ेगा? निश्चित रूप से। राष्ट्रीय स्तर पर ये जीत इस बात को मजबूत करती है कि अस्थिरता के दौर में भी मजबूत क्षेत्रीय ब्रांड वाले और गठबंधन बनाने में माहिर अनुभवी नेता कितने महत्वपूर्ण होते हैं। बीजेपी और एनडीए के लिए बिहार में एक स्थिर सरकार होना उनकी राष्ट्रीय ताकत को और मजबूत करता है। और ये विपक्ष के लिए भी एक सबक है कि सिर्फ केंद्र सरकार की आलोचना से चुनाव नहीं जीते जाते। आपको राज्य स्तर पर एक विश्वसनीय विकल्प और एक मजबूत नैरेटिव देना होता है। ठीक है, जीत तो शानदार है, पर अब असली चुनौती शुरू होती है। इतना बड़ा जनादेश अपने साथ उतनी ही बड़ी उम्मीदें भी लेकर आता है। आगे की राह में क्या चुनौतियां दिख रही हैं? चुनौतियां बहुत हैं। सबसे पहली और जो तात्कालिक चुनौती है वो है गठबंधन को साधना। एनडीए में सिर्फ बीजेपी और जेडीयू नहीं है, एलजेपी, एचएएम और आरएलएम जैसे छोटे सहयोगी भी हैं। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी। मंत्रिमंडल के गठन से लेकर नीतिगत फैसलों तक सबके बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी कला होगी। और जनता की उम्मीदें? अब सिर्फ सड़क बिजली से तो काम नहीं चलेगा, है ना? बिल्कुल नहीं। बड़े जनादेश के साथ उम्मीदों का पहाड़ भी आता है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या आज भी रोजगार और पलायन है। युवा अब बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और राज्य में ही नौकरी के अवसर चाहते हैं। तो इस मोर्चे पर प्रदर्शन करने का भारी दबाव होगा।
अगर सरकार इन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो यही जनादेश अगले चुनाव में बोझ बन सकता है। और एक सबसे बड़ा सवाल जो अब हर राजनीतिक गलियारे में पूछा जा रहा है, नीतीश कुमार के बाद कौन? ये सवाल अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और अनसुलझा सवाल है। नीतीश कुमार 74 वर्ष से ज्यादा के हो चुके हैं। उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, यह न सिर्फ जेडीयू के लिए बल्कि पूरे बिहार एनडीए के लिए एक बड़ा मुद्दा है। जेडीयू के अंदर कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नजर नहीं आता जो उनके सामाजिक समीकरण और उनकी राजनीतिक विरासत को उसी मजबूती से आगे ले जा सके। तो क्या बीजेपी इस मौके का इंतजार कर रही है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए? ये एक स्वाभाविक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। बीजेपी अब बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है। वो निश्चित रूप से चाहेगी कि भविष्य में नेतृत्व उनके हाथ में हो। लेकिन ये जो बदलाव होगा वो कितना सहज होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या जेडीयू नीतीश कुमार के बिना एकजुट रह पाएगी? क्या बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को आगे कर पाएगी जिसे जेडीयू का कैडर और नीतीश का वोट बैंक स्वीकार कर ले? ये बहुत बड़े सवाल हैं। तो एक तरह से ये जीत एनडीए के लिए जितनी बड़ी राहत है, उतनी ही बड़ी एक पहेली भी है कि इस विरासत को आगे कौन ले जाएगा। तो आज की बातचीत से एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार की 10वीं जीत कोई संयोग नहीं है। यह उनकी सुशासन बाबू की छवि, उनके चतुर राजनीतिक दांवपेच और जमीन पर बुने गए एक मजबूत सामाजिक समीकरण का मिलाजुला परिणाम है। हमने देखा कि कैसे उन्होंने विकास और कल्याण के मॉडल से अपना एक राजनीतिक कवच तैयार किया है जिसे भेदना मुश्किल है, और ये भी समझा कि कैसे वो गठबंधन की राजनीति के बेजोड़ खिलाड़ी हैं और एमएलसी बनकर खुद को सीधे चुनावी जोखिम से भी बचाए रखते हैं। हाँ, उनकी ताकत, उनकी राजनीतिक महारत, उनकी ब्रांड पावर और उनका लचीलापन है। वो जानते हैं कि कब, कैसे और किसके साथ रहना है। लेकिन उम्र, गठबंधन को साधने की चुनौती और जनता की आसमान छूती उम्मीदें, ये उनकी कमजोरियां हो सकती हैं। इस कार्यकाल में उन्हें इन तीनों मोर्चों पर खुद को साबित करना होगा। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इतने लंबे और प्रभावशाली करियर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल अगली चुनाव जीत का नहीं बल्कि विरासत का है। जब इतिहास नीतीश युग को देखेगा तो उसे किस चीज के लिए याद रखेगा? बिहार को अराजकता से निकालकर विकास की पटरी पर लाने वाले एक नायक के तौर पर, या फिर सत्ता में बने रहने की कला के एक ऐसे बेजोड़ माहिर के तौर पर जिसकी कोई मिसाल नहीं? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच कहीं छिपा है।